आनंदपुर एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता-पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह खेती-बाड़ी या मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं उसकी पत्नी कुंती एक बड़े आदमी के घर पर साफ-सफाई का काम करती थी। दोनों पति-पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल ठंडी के साथ-साथ बारिश का भी कहर अपने चरम पर था, जिसके कारण ठंड और बारिश ने बहुत जोर से अपना कहर ढाया। इस वजह से आनंदपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंड और बारिश से डरे हुए और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग बारिश और ठंड के कहर से बेहद परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रहे हैं राजू के पापा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश पड़ रही है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे जमने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। हाँ सीमा, इस साल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। सीमा और मोहन आपस में बात कर ही रहे थे, तभी राजू अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ आज खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं राजू, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। माँ, बाबा से बोलो ना कि मुझे भी खेत पर लेकर जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। राजू बेटा, जिद नहीं करते। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सके। एक तो वैसे भी सेठ ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। सीमा, ये क्या सुन रहा हूँ? राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आखिर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मोहन, मैं क्या बताती। हर रोज सोचती थी कि तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हारी परेशानियां देखकर चुप रह जाती। घर में आटा सिर्फ 2 दिन का बचा है। दाल भी पूरी खत्म हो चुकी है। सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस इसी आस में चुप थी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? ऐसे में राजू बीमार पड़ गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठंड और बारिश ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह सीमा और राजू की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी राजू ने मासूमियत से कहा, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना। जैसे पिछली बार आप गेहूं लाए थे और उससे रोटियां बनाई थी। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं ना। बेटा, वो गेहूं अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है। ऊपर से ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मोहन, मैं सोच रही थी, क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। सरपंच जी से बात करनी चाहिए। अगर वह मदद कर दें तो कुछ दिन के लिए इंतजाम हो सकता है।
अगली सुबह मोहन ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सरपंच के पास मदद मांगने जाएगा। ठंड का कहर और खाली पेट की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सीमा और राजू को घर में रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। फिर थोड़ी ही देर में वह सरपंच के घर पर आ गया और फिर सरपंच से वह बोला, सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेगा। मोहन, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही समझो। तुम लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया तब चले आते हो भीख मांगने गरीब कहीं के। ऐसा मत कहिए सरपंच जी। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, पर इस बार हालात ने हमें मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिन का राशन मिल जाए तो हम संभल जाएंगे। चुप कर। गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है। निकलो यहाँ से। सरपंच की यह बात सुन के मोहन का दिल टूट गया। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोहन की यह बात सुनकर सरपंच को बहुत तेज गुस्सा आया और वह अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोला, अरे रामू, इसे बाहर निकालो और आइंदा मेरे घर में इसे ना घुसने देना। फिर सरपंच ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब मोहन भारी मन से घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह घर आया, उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर लेटी हुई है और राजू भी उसके पास बैठा हुआ है। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सीमा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन, अब ठंड और भूख ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और राजू का साथ अब शायद नहीं दे पाऊंगी। अब मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, नहीं सीमा, ऐसा मत कहो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मोहन, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। मेरी सांसें अब थम रही हैं। तुम राजू का ख्याल रखना। अब मोहन घर के बाहर जाकर पड़ोसियों को आवाज लगाई, लेकिन ठंड और बारिश के कारण कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। मोहन, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सके राजू के लिए करो। उसे भूखा मत सोने देना। सीमा ने इतना कहा ही था, तभी उसकी सांसें उसका साथ छोड़कर चली गईं और वह हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह दिया। नहीं सीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास और कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे बिना तो यह घर भी घर नहीं रहेगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। यह कहकर मोहन फुट फुट कर रोने लगा। माँ, उठो ना, देखो मैं रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ। बाबा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब तो नियति का खेल है। पता नहीं हम लोगों ने कौन सी गलती की थी जो हम भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। सीमा के जाने के बाद मोहन और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। छोटे से घर में अब हर तरफ सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी सीमा की निशानी और उसकी जगह अब सिर्फ खाली पन्ने ले ली थी। मोहन सीमा की याद में कई रातों तक सो नहीं पाया। बाबा, माँ क्यों चली गई? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटा, माँ हमें छोड़कर नहीं गई। वह हमें ऊपर से देख रही है, लेकिन अब हमें और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। यह कहते हुए मोहन की आंखें फिर भर आईं। उसने राजू को अपने सीने से लगाकर चुप कराया, लेकिन अंदर से वह खुद टूट रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन सुबह
जब मोहन अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, तभी गांव का जमींदार हरनाम सिंह अपने आदमियों के साथ वहां आया और मोहन से बोला, मोहन, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? 6 महीने हो गए। अगर जल्दी पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारा घर और तुम्हारी खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। जमींदार की ऐसा बोल सुन के मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, जमींदार साहब, मुझसे जो बन पाता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मोहन, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूँ। अगर 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जमींदार का यह कहकर वहां से चला जाना मोहन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वह बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। उसकी नजरें बार बार अपने बेटे राजू पर जा टिकतीं। दिन गुजरते गए और मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। 7वां दिन भी करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन मोहन का पुराना दोस्त रघु गांव आया। रघु और मोहन बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले रघु रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। रघु जब मोहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन परेशान बैठा है। अरे मोहन, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? फिर मोहन ने अपने दोस्त को सब कुछ बताने लगा। जमींदार के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर रघु का दिल पसीज गया। वह तुरंत मोहन से बोल, तू चिंता मत कर मोहन, दोस्त की मदद करने के लिए ही दोस्त होता है। ये ले पूरे पैसे, जाकर जमींदार का कर्ज चुका दे। रघु की यह बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह रघु से बोला, तुमने आज मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। मैं कभी तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। अगले ही दिन मोहन जमींदार के घर पहुंचा और सारा कर्ज चुका दिया। जमींदार यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने पैसे लेकर मोहन को कर्ज मुक्त कर दिया। जमींदार साहब, मैं आपके सारे पैसे चुका दिए। अब आपका पैसा हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। वह तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से? पैसे कहीं से भी आए, आपको आपके पैसे मिल गए ना। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। वह थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसको रास्ते में एक पुरोहित जी मिले और वह मोहन से बोले, वत्स, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लग रहा है। मैं देख सकता हूँ कि तुमने उसके लिए कितना दुख दर्द सहा है। पुरोहित जी की यह सब बात सुनकर मोहन भावुक होकर कहा, पंडित जी, मैंने अपनी पत्नी को खोकर बहुत कुछ सहा है। अगर वह वापस आ जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मेरे बेटे को अपनी माँ की जरूरत है। मोहन की यह बात सुनकर पुरोहित जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक और चमकीला सिक्का निकाले और बोले, बेटा, यह दीपक और यह सिक्का तुम्हारे लिए वरदान है। आज रात चंद्रमा की रोशनी में इस दीपक को जलाकर इस सिक्के को अपने घर के उस स्थान पर रख देना जहां तुम्हारी पत्नी की सबसे प्रिय चीजें रखी थी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना। जो भी ईश्वर उचित समझेंगे वही होगा। मोहन ने पंडित जी की बातों पर पूरा विश्वास किया। उसी रात उसने दीपक को जलाकर सिक्के को सीमा की पुरानी साड़ी के पास रखा। वह प्रार्थना करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, अगर मेरी मेहनत और सच्चाई का कोई मूल्य है तो मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। मेरे बेटे को उसकी माँ चाहिए। धीरे धीरे दीपक की लौ तेज होती गई। कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अचानक जैसे किसी ने पुकारा हो, मोहन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा वहां खड़ी थी। सीमा को देखकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, सीमा, यह सच है या कोई सपना? तुम वापस आ गई। मोहन, मैं भी तुम्हें और हमारे बेटे को बहुत याद करती थी। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और पंडित जी के वरदान ने मुझे वापस बुला लिया। सुनकर मोहन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी उसकी आंखें खुल गईं। वह देखा कि वह सपना देख रहा था।
मोहन की आंखें खुलते ही उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना सजीव था कि उसे लगा जैसे सीमा सच में उसके पास थी। इधर बारिश और ठंड दोनों मिलकर आनंदपुर में कहर ढाई जा रही थी। मानो ऐसा लगता था कि इस ठंडी में पूरा अमृतपुर पानी से जलमग्न हो जाएगा। अगली सुबह मोहन जैसे तैसे करके दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम करने लगा, जिससे 2 पैसे और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। दिन महीने गुजरते गए और राजू भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन वह अपने पिता से बोला, बाबा, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को सेठ धनी राम के यहाँ नौकरी मिल गई है। अब मैं कम कर घर का गुजारा चला लूंगा। आप बस आराम कीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है आराम करने की। नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो बहुत छोटे हो। अभी इतनी छोटी उम्र में तुम काम करने जाओगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बाबा, मैंने बोल दिया ना, आप आराम करिए तो बस आराम करिए। अब आपकी उम्र कम करने की नहीं रह गई है। अब राजू अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया और धनीराम के यहाँ काम करने लगा, जिससे उन लोगों का जीवन अब खुशी खुशी व्यतीत होने लगा। समय के साथ साथ सीमा की भी यादें धीरे धीरे उनके दिमाग से मिटती गईं।